चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को वापस से। कुछ टेक्नोलॉजी वाली दिक्कत की वजह से भाई क्लासेस आज फिर से हमारी लेट हो चुकी है। अब पता नहीं ऊपर वाला चाहता क्या है, हम सब की क्लासेस में हमेशा डिले होते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, पढ़ लेते हैं। फिर भी समस्याएं क्या है वो तो आती जाती रहेंगी, हमें डरना नहीं है। तो आइए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट एक बार आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, क्लासेस वापस से स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। तो आज चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास। फटाफट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, नेट बैंकिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग होता क्या है, कैसे काम करता है। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि भाई NEFT क्या है, RTGS क्या है, IMPS क्या है, और ये किन के अंडर में आते हैं भाई, इसको कौन मैनेज करता है, कौन गवर्न करता है। तो ये हर एक चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइटल भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि भाई नेट बैंकिंग के बारे में जानना है ना। तो फटाफट हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। जल्दी से स्पीड में आ जाओ सभी लोग। तो एक बार फटाफट आपको मैं बता दे रहा हूँ, कल आपने पढ़ा था ई वैलेट के बारे में। ई वैलेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक वैलेट जिस पे से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, एक ऐसा बटुआ जो कि कहीं ना कहीं डिजिटली आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वैलेट से पेमेंट करते हैं तो भाई आपको कई सारे कूपन कोड्स मिलते हैं, कई सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ वॉइस वगैरह क्लियर है। खैर ठीक है भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए ठीक है। और कार्ड्स के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड जहाँ पे हमारे खुद के पैसे तो नहीं होते हैं, बट हमें बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा हमें क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, वो हमें पैसे उधार देती है। और उस उधार के पैसे को हमें वापस चुकता करना होता है, वापस लौटाना होता है एक टाइम पीरियड के अंदर। अगर हम उस टाइम पीरियड के अंदर पैसे वापस नहीं करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ये क्रेडिट कार्ड की कहानी थी। यहाँ पे लिमिट होती है, आपके पास इतनी ही लिमिट है कि भैया देखो, उड़ने के लिए तो आपको आसमान में जगह मिल जाती हैं, लेकिन जैसे आप उड़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई पीछे से इंसान पैर खींच लेता है। और वो इंसान कौन है? वो आपके बैंक वाले हैं या फिर आपके फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है तो आप 50,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपये आप चाहे जैसे खर्च कर लीजिए। डेबिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट कार्ड में आपने पढ़ा था, एक ऐसा कार्ड जिसमें हमारे खुद के पैसे होते हैं। तो डेबिट कार्ड में हमारे खुद के अकाउंट में जितने पैसे हैं हम वही यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको भाई यूज़ करने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस अपने अकाउंट में रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी रखते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है यहाँ पे। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई। कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचते हैं इंटरनेट बैंकिंग की तरफ। तो इंटरनेट बैंकिंग हमारा टॉपिक है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है। तो आप लोगों ने कई बार किया भी होगा, यूज़ भी किया होगा आप सब में से कई लोगों ने भाई, कि घर बैठे आप लोग कई सारी बैंकिंग वाली सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये इंटरनेट बैंकिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और ये हम करते कैसे हैं? अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए हम जाते हैं बैंकिंग के वेबसाइट पे, बैंक की वेबसाइट पे, या फिर उसका ऐप होता है, उस ऐप को हम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं।
उसके हेल्प से ही हम बैंकिंग वाले जितने भी वर्चुअल बैंकिंग के फंक्शन हैं वो हम सबके सब अपने घर बैठे कर सकते हैं। बैंकिंग के आपके वर्चुअल वाले फंक्शन का मतलब ये है कि इतने फंक्शन, वो फंक्शंस जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भाई कैश विड्रॉ कर सकते हैं अपने घर से, कैश विड्रॉ आप कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग अलाउस कस्टमर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ही इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। यूजिंग अ कंप्यूटर और मोबाइल, जिसमें यूज़र क्या करता है, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इन हिंदी, इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराती है, या फिर इसके थ्रू हम बैंक की सारी सेवाएं यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके हम फीचर्स की हम बात करेंगे भाई। तो इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है व्यू अकाउंट बैलेंस एंड स्टेटमेंट। हम अपने खाते में कितना पैसा है, क्या बैलेंस है, और उसका स्टेटमेंट देखना चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फ़ंड ट्रांसफ़र। खातों में धन का स्थानांतरण करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मतलब कि अपने अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। अगला पॉइंट है बिल पेमेंट्स। आप किसी भी तरह का बिल का पेमेंट कर सकते हैं, या रिचार्ज करना हुआ तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो बिल का भुगतान करना हुआ या रिचार्ज करना हुआ, ये इंटरनेट बैंकिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है, आसानी से आप कर पाते हैं। अगला पॉइंट आपका है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसको आप लोग एफडी बोलते हैं। तो एफडी बनाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है भाई, देखो इसमें क्या होता है कि आप एक टाइम पीरियड के लिए बैंक में अपने पैसे जो है डिपॉजिट करवा देते हैं, उस पर बैंक आपको जो है कमीशन देती है, इंटरेस्ट देती है, और उसको आप उस टाइम पीरियड के बाद वापस से विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। इसमें भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है कि आप पैसे वहाँ पे तो इन्वेस्ट करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन आप जब चाहें आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका डीडी में और एफडी में डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट आपका है भाई चेक बुक एंड कार्ड रिक्वेस्ट। अगर आपको चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए भी तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं घर बैठे। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। अगर आप या म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर सिक्योरिटी में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आराम से अपने घर पे रहते हुए कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैंक जाने के बाद बैंक में आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वहाँ पे लंच टाइम हो गया है सर आधे घंटे बाद आइएगा, 1 घंटे बाद आइएगा, इन सब ताम झाम को झेलना भी नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो यही होता है आपका भाई इंटरनेट बैंकिंग के कुछ फीचर्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, पहली बार जब आप इस सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। फ़र्स्ट टाइम आपको बैंक तो जाना ही पड़ेगा भैया। पहली बार तो बैंक जाओगे, नहीं जाओगे तो कैसे काम होएगा। तो ये रहा आपका बैंक, यहाँ पे आपको फ़र्स्ट टाइम जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपको जाके वो सर्विस को इनेबल करवाना होगा, तभी आप जो है इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे भैया उनको आपको नोट करते हुए चलना है। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है, आप लोग लिख नहीं रहे हो, बस बढ़िया सा कूलर का हवा खाते हुए सो रहे हो। तो सोते हुए पढ़ाई नहीं होती है, जगते हुए पढ़ाई कीजिए भाई। आज की क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग के लिए भाई एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ तो अभी रिवील मैं नहीं करने वाला हूँ, जल्दी आपके सबके सामने सरप्राइज़ आएगा। और उसके लिए कंडीशन ये है कि आप लोग को पढ़ते रहना है भाई, प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी मैं आपको वो सरप्राइज़ बताने वाला हूँ और तभी आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा। अदरवाइज़ मैं उसे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। और वो सरप्राइज़ आप लोग सुनने के बाद, देखने के बाद जैसे आपको मिलेगा, आप एकदम से खुश हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो हमारी एकदम ज़बान की चीज़ें छीन ली हैं, मतलब यही कि जो आप चाहते थे वही आपको मिल गया, कुछ ऐसा। क्लियर है? तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही सरप्राइज़ हो सकता है। वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं इस इंटरनेट बैंकिंग का।
तो भैया देखो, सबसे पहली बात 24/7 अवेलेबल है आपका। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है। संडे मंडे हॉलीडेज़ कुछ भी नहीं, जिस भी दिन चाहे जब भी चाहे आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका है कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग, सुविधाजनक है और समय की बचत करता है। वही चीज़ है कि भाई आप अपने घर से सारी चीज़ें कर सकते हैं और बैंक जाने तक का आपका समय जो वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा, और बैंक में जाकर के आपको लंबी कतार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर है पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स, ये आपके पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स को, पेपरलेस लेन देन को प्रमोट करता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ट्रांसफ़रिंग 10,000 रुपीज़ फ्रॉम HDFC टू एक्सिस बैंक यूजिंग नेट बैंकिंग। मान लीजिए आपका एक मित्र है चंगू और मंगू। चंगू जो है अपने HDFC बैंक से मंगू को उसके एक्सिस बैंक में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कर रहा है नेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। क्योंकि चंगू और मंगू दोनों इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो बिना बैंक जाए एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था भैया आपका इसके फ़ायदे और एग्ज़ाम्पल्स। तो उम्मीद करता हूँ भैया ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है यहाँ पे NEFT, RTGS और IMPS में क्या डिफरेंस हैं, क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है आप लोगों को तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, जिससे हम फटाफट अगले टॉपिक्स पे पहुँच सकें। और अगर आप लोग सरप्राइज़ जानना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप लोगों को करना ये होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, जिससे उन्हें भी सरप्राइज़ का मौका मिले। चलिए, तो भाई देखो यहाँ पे NEFT, RTGS, IMPS इन तीनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ आपका फीचर्स हैं, एक तरफ आपके NEFT के फीचर्स होंगे, एक तरफ आपके RTGS, एक तरफ आपके IMPS। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म। तो भाई देखो, फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ये आपका NEFT का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। वो क्या कर देता है, फंड्स में से एस गायब कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिकल बना देगा, नेशनल को नेशन बना देगा, तो इस प्रकार से कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो फुल फॉर्म आपको प्रॉपर तरीके से सभी के याद होने चाहिए। लास्ट में मैं आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के भी एक PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐप पे वहाँ पे अपलोड करवा दिया जाएगा, वहीं से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, तो सारे के सारे फुल फॉर्म और आपकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, ये सारी PDFs आपको जो है ऐप पे मिल जाएंगी। जल्द से जल्द मैं सर से बोल करके उसको अपलोड करवा देता हूँ, तो आप सबके जो सारे सर दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। बट इसके अलावा भी सरप्राइज़ कुछ अलग है, कुछ बेहतरीन है। चलिए, तो ये हो गया आपका NEFT का फुल फॉर्म। सेम तरीके से आपका RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये तीनों के फुल फॉर्म की बात हो जाती है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं तो लॉन्च डेट। तो भैया आपका जो NEFT है वो नवंबर 2005 में लॉन्च किया गया है, और आपका जो RTGS है वो मार्च 2004 को लॉन्च किया जाता है, और जो आपका IMPS है वो नवंबर 2010 को लॉन्च किया जाता है। ओके, तो इनका भाई लॉन्च डेट मतलब कि इसकी शुरुआत कब से होती है, कब से इसको शुरू किया गया। बात कर लेते हैं सेटलमेंट टाइप की, कि किस में किस प्रकार का सेटलमेंट होता है। किस चीज़ का सेटलमेंट? मनी सेटलमेंट। तो जो आपका NEFT होता है वहाँ पे अर्ली बेसिस पे होती हैं भाई इसी चीज़ें। इसमें क्या होता है, प्रत्येक आधे घंटे के बाद एक बैच बनता है, प्रत्येक आधे घंटे में एक आपका बैच बनता है, और उसी बैच में सेटलमेंट होता है। क्लियर है? और जो आपका RTGS होता है वहाँ पे रियल टाइम में पेमेंट होता है। जैसे सामने वाले ने पेमेंट किया तो दूसरे के अकाउंट में या फिर आपके अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपका IMPS में। तो यहाँ पे भी आपका रियल टाइम में पेमेंट होता है, इंडिविजुअली कोई भी कर सकता है, तुरंत व्यक्तिगत आधार पर कोई भी कर सकता है।
चलो भाई, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। एक मिनट, तो यहाँ पे भैया देखो पूरा का पूरा पॉइंट्स नहीं है, और भी चीज़ें हैं। चलो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लोग। चलो भाई यहाँ पे तो ओबीएस हमारा चलो भाई यहाँ पे तो ओबीएस हमारा जो है थोड़ा सा नाराज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर हमारा। कोई बात नहीं। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म आप सबको पता चल गया है। चलिए ठीक है। तो चाहे आरबीआई हो चाहे आपका एनपीसीआई हो, सभी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये तो होगी मैनेजमेंट की बात, कि किसको कौन मैनेज करता है। जी, अगर यहाँ पे हम मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात कर लें, तो जो आपका एनईएफटी होता है, एनईएफटी में क्या होता है भाई, कि कोई भी व्यक्ति एनईएफटी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एनईएफटी कर सकता है। इसमें मिनिमम लिमिट आपका ये समझ लीजिए कि 1 रुपीज़ के ऊपर कितना भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आरटीजीएस करना चाहता है भैया, तो मिनिमम 2 लाख रुपया तो उसको करना ही होगा। तो इसमें मिनिमम लिमिट कितनी होती है, 2 लाख रुपया होती है। 2 लाख से लेकर के कितना भी अगर वो करना चाहता है तो वो आरटीजीएस कर सकता है। फिर आपकी बात करें आईएमपीएस में, तो यहाँ पे भी आपके पास मिनिमम अमाउंट 1 रुपीज़ आप कर सकते हो। ठीक, अगर इसके हम यूज़ केस की बात कर लेते हैं, किसका कौन यूज़ करता है, तो देख सकते हैं आपका एनईएफटी की अगर बात किया तो इंडिविजुअली कोई भी यूज़ इसका कर सकता है। बट यहाँ पे पैसे तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएं, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है, टाइम लगता है इसमें। लेकिन जो आपका ये आपका आरटीजीएस है, इसे बिजनेस पर्सन यूज़ करते हैं। क्योंकि भाई जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर वो डील कर रहे होते हैं, उनको तुरंत के तुरंत अपने पार्टी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, और उनको लाखों में ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। तो इस वजह से वो आरटीजीएस करते हैं, और ये नेट बैंकिंग है, कभी भी कर सकते हैं। एनपीसीआई की अगर बात कर लेते हैं भाई, तो इसको भी कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है कि उसे तुरंत के तुरंत पैसे भेजने हैं। तो अगला पॉइंट आपका है कि क्या मोड में ये अवेलेबल है भैया, बैंकिंग मोड में अवेलेबल है या फिर आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो देखिए, आपका एनईएफटी की अगर बात किया जाए तो ये आपका ऑनलाइन के साथ साथ बैंकिंग मोड दोनों में अवेलेबल है। आरटीजीएस की बात किया जाए तो ये भी आपका दोनों तरीके से अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लस बैंकिंग मोड। तो ये आपका बोथ है, ये भी आपका बोथ है, ये आपका ओनली ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होता है। आप आईएमपीएस बैंक जा कर के नहीं कर सकते हैं। आईएमपीएस करते वक्त आपको एमएमआईडी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? हाँ जी। अगर आपसे कल को एग्ज़ाम में पूछ ले कि भाई जो आपका एनईएफटी होता है, यहाँ पे जब हाफ अर्ली बेसिस पे सेटलमेंट हो रहा होता है, तो एक दिन में 24 घंटे में कितने बैचेस बनते हैं, तो देखो जब आधे घंटे में बनता है, हाफ आवर्स में। अब मुझे बताइएगा टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। आधे घंटे में एक बैच बनता है, तो एक घंटे में कितने बैच बनेंगे, 2 बैच बनेंगे सर। तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 48। तो टोटल नंबर ऑफ़ बैचेस 48 पर डे। समझ में आया? तो ये थी कहानी भाई आपकी किस चीज़ की, इंटरनेट बैंकिंग और आपका एनईएफटी आरटीजीएस को लेकर के। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ भाई कि कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे एक डाउट आ रहा है यहाँ पे। तो फिर भी चेक करते हैं फटाफट, जल्दी से हम यूज़ ओपन करते हैं इस पीडीएफ को। देखिए भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं, तो इसे मैं वापस से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब समझ नहीं आता इसे सेव करते वक्त कैसे गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए
चलिए, फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया था, लॉन्च डेट हमने देख लिया था भाई, सेटलमेंट भी हमने देख लिया था, आर्ली बेसिस पे हो रहा था यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो ये भी हमने देख लिया था भाई। देखो, आपका चाहे NEFT हो, चाहे RTGS हो, चाहे IMPS हो, ये हर समय आपके पूरे साल अवेलेबल रहते हैं। कोई बैंक की छुट्टी वाला डे यहाँ पे काम नहीं करता है। तो 24 आवर्स, सप्ताह के 7 दिन, साल भर के आपके 365 दिन, ये तीनों अवेलेबल हैं। तो ये तीनों में कॉमन पॉइंट है। ट्रांजैक्शन स्पीड की बात कर लेते हैं, तो जो आपका NEFT होता है वहाँ पे 30 मिनट्स से 2 घंटे का समय लग सकता है। पहले समय ज़्यादा लगता था, 2 घंटे लगता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 30 मिनट लगता है। मतलब हर 30 मिनट पे एक नया बैच बनता है इसका, ठीक है। और उसके टाइम से पहले क्या करता है, बैंक सारे पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। फिर जैसे वो NEFT करना स्टार्ट होता है, तो भाई उस समय पे RBI इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है और ये पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। RTGS की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और आपका इसी तरीके से IMPS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। मिनिमम लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपका NEFT में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप कम से कम कितना रुपया भी भेज सकते हैं। और RTGS में अगर हम बात करें, मिनिमम 2 लाख रुपया आपको भेजना है, तो भेजना मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और अगर हम यहाँ पे IMPS का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास मिनिमम 1 रुपया तो ट्रांसफ़र करने होंगे। मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो भाई NEFT में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी पैसे चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं RTGS की, तो यहाँ पे भी 2 लाख के ऊपर से आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहो, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं IMPS की, तो यहाँ पे इसकी लिमिट होती है 5 लाख रुपीज़। बट ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है, बदलते भी रहता है। ये तीनों में वही हो गया चार्जेस को लेकर के। अब यहाँ पे चार्जेस की अगर बात कर लेते हैं, सॉरी, इससे पहले हमने मैक्सिमम अमाउंट देख लिया, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। अगर हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो आपका जो NEFT होता है सामान्यतः या आम तौर पे फ्री होता है, या फिर थोड़ा बहुत इसमें चार्जेस लगते हैं, ठीक है, नाम मात्र का यहाँ पे शुल्क लगता है। सेम तरीके से आपका यहाँ पे RTGS है, ये भी यूजुअली सामान्यतः फ्री होता है, बट अगर चार्ज लगा भी तो एक नॉमिनल चार्ज लगता है, मतलब कि एक नाम मात्र का चार्ज लगता है, थोड़े बहुत पैसे ही लगते हैं। IMPS की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो भाई ये चार्ज स्मॉल फीस, ये कुछ मामूली शुल्क चार्ज करता है। UPI में प्रायः निःशुल्क है, बट UPI के थ्रू ये क्या है, निःशुल्क तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूज फॉर की अगर हम बात करें, यूज़ केस क्या है, प्रयोग क्या है। प्रयोग बैंक ट्रांसफ़र, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आप NEFT कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने, वो भी अर्जेंट में करने हैं, तो आप भाई RTGS कर सकते हैं। कम पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो भी तुरंत के तुरंत करने हैं, तो आपको वहाँ पे IMPS का यूज़ करना होगा, ना कि वहाँ पे आप NEFT का यूज़ करेंगे, क्योंकि NEFT करेंगे तो समय लग जाएगा। मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अकाउंट टू अकाउंट आपका NEFT होता है, अकाउंट टू अकाउंट आपका RTGS होता है। और मोबाइल नंबर प्लस MMID का यूज़ करते हुए, या फिर अकाउंट नंबर और IFSC का यूज़ करते हुए हम IMPS के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इनिशिएशन मेथड्स की अगर बात कर लेते हैं भैया, तो आपका जो IMPS है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, मतलब कि ऑनलाइन के साथ साथ बैंकिंग मोड में भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन के साथ साथ आपका भैया मोबाइल से या फिर बैंक के ब्रांच से भी आप इसको कर सकते हैं। सेम चीज़ तीनों में अवेलेबल होता है, बट जो आपका IMPS है वहाँ पे आप बैंक के ब्रांच जा कर के नहीं कर सकते, मोबाइल ऐप से या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर आप USSD रन करवा के IMPS कर सकते हैं। क्लियर। अगर रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, किसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, तो भाई NEFT को RBI, RTGS को RBI, बट जो आपका NPCI है वो रेगुलेट करता है IMPS को। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है जिस समय पे आप सिक्योर तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, एक मज़बूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। अब ये कैसे बनता है एक मज़बूत पासवर्ड भी, तो जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स होते हैं, आपका नाम, आप अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। इन सब के कम्बिनेशन से जब हमारा एक पासवर्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।
तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इतना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनाना होता है कि भैया आप भूल जाओ, आपको बाद में याद भी ना रहे। तो जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करते हो उसको आपको लिख के रख लेना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, आपको जो अपने अकाउंट्स में 2FA को जो है इनेबल करके रखना चाहिए। 2FA का मतलब ये है दोहरी लेयर की सिक्योरिटी, दोहरी लेयर का सुरक्षा। जैसे कि एक आपका आईडी पासवर्ड हो गया, दूसरा आप वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA, कई बार ये शॉर्ट में लिखा होता है, आपसे पूछता है 2FA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस आपका OTP हो गया और पासवर्ड हो गया, 2 लेयर में सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे। तो व्हेन लॉगिंग इनटू जीमेल आफ्टर पासवर्ड OTP इज सेंड टू द मोबाइल नंबर पे OTP भी सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि ये 2 स्तर पे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाए। डू नॉट क्लिक ऑन अननोन और सस्पिशियस लिंक, आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए जिस पे आपको संदेह हो या फिर जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। यू हैव ओन 5 लाख टाइप मैसेजेस, इग्नोर देम, अगर आपको ऐसे फालतू वाले मैसेज आते हैं तो आप उन्हें इग्नोर करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपडेट ऐप एंड डिवाइस रेगुलरली, ऐप और डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आप पेमेंट के लिए ऐप यूज़ कर रहे हैं आप उसे अपडेट कर लें और अपने डिवाइसेस को भी अपडेट कर लें, जिससे कि जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम नए नए फीचर्स या स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाले फीचर्स आपको मिलती रहें। क्लियर है। अगला पॉइंट है डू नॉट शेयर OTP और पासवर्ड विथ एनीवन, आपको अपने OTP और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई सारे आपने अपने रियल लाइफ में एग्जांपल्स सुने होंगे या फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने भैया अपना OTP बता दिया था, उसके बाद पूरा का पूरा पैसा सफ़ा चट्टे हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, सामने वाले ने चोरी कर लिया है। क्लियर है। यदि कोई बैंक से होने का दावा करे तब भी OTP ना बताएं, कि बैंक आपको कॉल करके आपसे OTP नहीं पूछेगी। सेट SMS और ईमेल अलर्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, हर लेन देन के लिए आपको एक SMS या फिर ईमेल अलर्ट चालू रखना चाहिए। एग्जाम्पल, यू विल इंस्टेंटली नो इफ़ एनी अनऑथराइज्ड पेमेंट हैपन्स, कोई भी बिना अनुमति का भुगतान होगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। ये होती है बात भाई आपकी किस एक आप SMS अलर्ट लगा सकते हैं। आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक नया मार्केट में प्लेटफॉर्म आया है जो आपको पर 1000 रुपीज़ पे जो है 100 रुपीज़ का कैश बैक दे रहा, और आप इस लालच में आ गए और वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना सारा का सारा अकाउंट डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो प्लेटफॉर्म आपको 100 रुपया तो दे रहा था, लेकिन बाद में वो आपका पूरा डिटेल्स लेके भग सकता है और उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो यूज़ ऑफिशियल ऐप लाइक SBI, गूगल पे, नॉट रैंडम वेबसाइट, किसी भी आपको ऐसे नॉर्मल सी वेबसाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन बिल भुगतान क्या होता है भैया? तो ऑनलाइन बिल पेमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेइंग बिल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूजिंग इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस। इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, बिल हो गया है या फिर डिजिटल पेमेंट, किसी भी प्रकार की कोई ना कोई पेमेंट है ऑनलाइन अगर आप करना चाह रहे हो तो आपका कहलाता है ऑनलाइन बिल पेमेंट। ठीक है। बिल यू कैन पे ऑनलाइन, किस तरह की बिल आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं? वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, वाटर बिल होगी, गैस का बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज और पोस्ट पेड हो गया, DTH का रिचार्ज हो गया, या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो गया। इस तरह के पेमेंट्स को आप जो है अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हो, है ना, क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ें। तो क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, घर के आंगन में आपका पैसों की बारिश होगी, है ना। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो पाता तो। हाँ। तो देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल होने वाला है। तो आप जो है इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर आपको बिल पेमेंट करना है, क्योंकि भाई क्रेडिट कार्ड आपने पैसे यूज़ किया उससे,
तो आपको एक टाइम रहते हुए आपको पैसे वापस भी तो करने हैं, तो उसका भी बिल आपको देना पड़ता है ना। तो मोड्स ऑफ पेमेंट, इससे आपका यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ई वॉलेट्स हो गए, ये आपके मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं। इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी ऑनलाइन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई पेइंग BSNL ब्रॉडबैंड बिल थ्रू पेटीएम। अगर आप किसी को BSNL का रिचार्ज हो गया, BSNL का ब्रॉडबैंड का रिचार्ज हो गया, या फिर आपका जियो फाइबर का रिचार्ज हो गया, ये जो आप बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आप पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, तो ये कहलाता है आपका बिल पेमेंट। ओके, ऑल क्लियर। चलिए, तो इसके बाद भाई आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर था भाई। तो क्लासेस कैसी लगी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप लोग क्लास के एंड होने के बाद मैं फिर से डेली की तरह बोलता हूँ कि भैया आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, या फिर बाद में भी अगर आप वीडियोज़ देखते हैं आफ्टर लाइव क्लास एंड होने के बाद, तो भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपने सुझाव, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको समय पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और फटाफट हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। फिर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं हम, तो आप लोगों के लिए भाई कई सारे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ हैं, तो आप लोग उससे घबराएं नहीं, आपको बराबर सरप्राइज़ मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और खाते पीते भी रहिए, और घर वालों से डांट सुनते रहिए, क्योंकि अगर कुछ काम धाम करेंगे नहीं तो डांट तो पड़ने वाली है। पढ़ाई तो होती नहीं आप लोगों से, है ना। चलिए, तो फिर भाई मेरी तरफ से सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।